जय माता की मित्रों। वैसे तो नक्षत्रों का ही पाठ मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, बीच बीच में भावों का और ग्रहों के कारक तत्वों का भी पाठ, राशियों का फल, ग्रहों से संबंधित चीज़ें भी बता रहा हूँ, क्योंकि केवल नक्षत्रों से तो ज्योतिष नहीं होगा। हाँ, नक्षत्रों को समझना ज्योतिष के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी चीज़ों को। अगर बाकी वरक कुंडली, ग्रह, राशि, भाव का फल एक तरफ और मेरा एक्सपीरियंस नक्षत्र एक तरफ, तो नक्षत्रों को लगाए बगैर ग्रहों के साथ आप अगर जन्मपत्री का प्रेडिक्शन करते हैं, कैसे करते हैं मैं नहीं समझता, और मैं किसी के लिए कुछ बोलना भी नहीं चाहता। मेरा एक छोटा सा उद्देश्य इतना ही है कि जो ज्ञान पूर्वजों ने दिया है उसको क्रम से समझे, और शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ से समझे। सब ज्योतिष शास्त्र में, सब वेद वगैरह में नक्षत्रों की महानता और नक्षत्रों के विषय में, और ज्योतिष शास्त्र में भी जब आप कुछ भी करने के लिए जाते हैं, चाहे दशा महादशा हो, चाहे आपके विवाह आदि जितने भी 16 संस्कार है वो हो, या आपके वरक कुंडलियों में जो वंशों के हिसाब से नक्षत्रों को भी जोड़ा जाता है वो, तिथि वगैरह में कैसे तिथियां बनती है, कैसे विलुप्त होती है, उनमें हो, नक्षत्रों का सब जगह योगदान है। ग्रहों का योगदान के विषय में मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई योगदान नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि नक्षत्रों को ग्रहों के साथ अटैच किए बगैर अगर फलादेश करते हैं तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए, नक्षत्रों का पाठ तो अभी तो 150 से ऊपर चला गया है मेरा चैनल में। आप अगर शुरू से सुनते हुए आएंगे तो शुरुआत मैंने चैनल की कुछ बातों की वजह से की थी, वो भी मैंने बताया है। और अब फिर ये आप लोगों की डिमांड समझ लो या आप लोगों का प्यार समझ लो, ये बढ़ते जा रहा है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी सर्विस में से टाइम निकाल के जो भी मेरे पास स्पेयर रहता था, पहले मैं केवल इन सबको पढ़ने में बिजी रहता था, आज पढ़ने के साथ साथ आपको भी वीडियो बना के देने का कोशिश कर रहा हूँ। कभी कम कभी ज़्यादा, जितना भी मेरा समय है, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं सही जगह लगा रहा हूँ उसको, व्यर्थ भी नहीं जा रहा है और आपको भी कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरा भी रिवाइज हो रहा है। तो चलिए, आज वरक कुंडलियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, दृष्टकांड कुंडली या दृष्टकांड चक्र कैसे बनाते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है कुंडली में, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं बता देता हूँ। जितनी आपकी कुंडली, चंद्र कुंडली इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में जब नवमांस को बताया जाता है, लेकिन मैं नवमांस के पहले दृष्टकांड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि आज के समय में आपके धन संबंधी या आपके फिजिकल फिटनेस या आपके धर्म से संबंधित जो जानकारी है वो आपको दृष्टकांड चक्र से मिलेगी। आप कैसे हैं, आपका काम कैसा होगा, आपकी दिनचर्या कैसी रहेगी, आप किस तरह से उन्नति करेंगे, किस तरह के कामों में आप जाएंगे, किस तरह का जीवन आपका पूरा जीवन चलना है, उसकी फाउंडेशन, उसके विषय में जो फाउंडेशन हम लोगों की बचपन में बनी है वो कैसी बनी है,
और फिर आने वाले समय में गोचर के हिसाब से अपने को कैसे फल मिलेंगे, उसमें ग्रहों को डिसाइड करना, उसमें दृश्य कांड का बहुत बड़ा महत्व है। दृश्य कांड का मतलब हो गया त्रिकोण। मतलब दृश्य कांड में क्या, एक सिंपल सा गणित है, कोई ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा गणित नहीं है। आप अगर गणित का भी अभ्यास पाराशर होरा शास्त्र से करेंगे तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, या हो सकता है समझ में आ गया हो। मेरा बताने का उद्देश्य इतना ही है कि एकदम सिंपल तरीके से, जो एकदम से फिक्स हो जाए अपने दिमाग में, उस तरह के सूत्रों के द्वारा। मैं ये नहीं बोलता कि मैं ही फर्स्ट हूं ये सूत्र बताने के लिए, और भी बहुत सौ ने बताया होगा, लेकिन मैं इतना यूट्यूब वगैरह में बिजी नहीं रहता हूं। तो मैं मेरे हिसाब से उन सूत्रों को इजी वे में आपको कैसे समझा सकता हूं। मेरे खाली समय में मैं केवल यही सोचते रहता हूं कि इस ज्ञान को नॉर्मल शब्दों में, नॉर्मल गणित में, या उस गणित को भी इतना सरल कर दे कि सामने वाले को जरा सा मेहनत से समझ में आ जाए। तो दृश्यकांड इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। इसका प्रिडिक्शन आपको कैसे करना है जब मैं बनाना समझाऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा। मैंने एक लगन कुंडली लगाई है, यहाँ पे करक लगन की कुंडली है, और ऊपर मैंने अंश लिख दिए यहाँ पे। ये देखिए 21 अंश पे है लगन इनका। अब 21 अंश पे लगन है और करक लगन की कुंडली है। दृश्य कांड में हमेशा ध्यान रखिएगा 1 से लेके 10 अंश तक पहला त्रिकोण, 10 से 20 अंश तक दूसरा त्रिकोण, और 21 से, मतलब इसको 11 समझ लीजिए आप, या 10 के बाद में जितना भी एक ऊपर थोड़ा सा भी जाते ही वो दूसरा त्रिकोण में आ जाएगा। 21 से 30 अंश तक तीसरा त्रिकोण। ये अंश आपको लगन कुंडली से लेने हैं। पहला त्रिकोण मतलब आपकी लगन कुंडली का पहला त्रिकोण। तो आप देखिए लगन कुंडली का पहला त्रिकोण कहाँ आएगा, ये रहा पहला त्रिकोण, ये, और नेक्स्ट त्रिकोण ये, और दूसरा त्रिकोण ये रहा। मतलब प्रथम ऐसे त्रिकोण बनता है, प्रथम, पंचम और नवम, ये त्रिकोण है। अब इसी त्रिकोण के हिसाब से आपको सब कुंडलियों का दृश्य कांड बना सकते हैं आप इजीली, किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। कैसे बना सकते हैं, अब देखिए 21 अंश है, पहला त्रिकोण 10 अंश तक है तो यही रह गया, दूसरा त्रिकोण 20 अंश तक है तो यही रह गया, अब तीसरे त्रिकोण में ये चला गया। तो तीसरे त्रिकोण में जाने का मतलब क्या हो गया, ये आपकी आ गई मीन राशि। तो यहां पे आप बैठा दीजिए मीन राशि 12, फिर लाइन से सब भाव आ जाएंगे, आपको राशि आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको समझ में आ गई शायद कितनी अच्छी तरीके से, कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। नया जो चार्ट दिया हुआ रहता है कि चार्ट में मेष का देश कांड ऐसे रहेगा, वृष का देश कांड ऐसे रहेगा, मिथुन का ऐसे रहेगा, वो सब की उस चार्ट को समझने की एक नॉर्मल सी विधि है। आप यहाँ पे आप ये समझ लीजिए एक करक का दृश्य कांड का चार्ट है। अगर यहाँ पे मिथुन होता लगन में तो यहाँ पे 8 की जगह 7 आ जाता, और यहाँ पे 12 की जगह 1 हो जाता, तो फिर ये यहाँ पे 1 हो जाता। ऐसा है, आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, फिर समझाऊंगा, मैं दूसरा पार्ट बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीधा सा सिंपल सा मैथ्स है। आपका जो भी लगन है
उस लगन के अंश देख लीजिए। अगर 1 से लेके 10 अंश तक है तो जो लगन है वो ही दृश्यकारण होगा आपका, और 10.01 से 20 अंश तक है तो उससे 5वां दृश्यकारण होगा। 5वां दृश्यकारण मतलब वो 5वीं राशि जो आपकी लगन से आएगी वो दृश्यकारण का लगन हो जाएगा। और 20.01 से 30 अंश तक है तो आपका भाग्य भाव का दृश्यकारण होगा, 5वें से 5वां। भाग्य भाव में जो भी राशि आएगी, वो जो नंबर आएगा, वो नंबर आपके दृश्यकारण का लगन हो जाएगा। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। देखिए, अब इनका जो सूर्य है वो सूर्य इनका कन्या राशि पे है, यहां पे है सूर्य। कितना अंश तक है? सूर्य 18 अंश पे। चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा यहां है इनका 7वें स्थान में। कितना अंश पे? 2 अंश पे। अब दृश्यकारण में इनको कैसे बैठाए? सिंपल लॉजिक वही आएगा। कैसे? सूर्य इनका यहां है कन्या राशि पे, 18 अंश पे है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा दृश्यकारण है। तो कन्या का दृश्यकारण में तो सूर्य जाएगा नहीं, राइट? तो कन्या से 5वां भाव लीजिए, 1 2 3 4 5, मकर आ गया। मकर में सूर्य को बैठा दीजिए, यहां पे आ जाएगा इनका सूर्य, राइट? समझ में आ गया होगा आपको। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा मकर में है और 2 अंश पे है, तो ये तो पहले दृश्यकारण में ही है, तो यहां चंद्रमा भी आ जाएगा। मतलब इनका दृश्यकारण में चंद्र और सूर्य दोनों 11वें स्थान पे आ गए। अब इनका फल समझने का कोशिश करते हैं हम लोग कि चंद्रमा और सूर्य जब दोनों साथ में हो गए, माना चंद्रमा का अंश कम है लेकिन 11वें स्थान में है और सूर्य के साथ है। सूर्य इनका दूसरे घर का स्वामी है और चंद्रमा इनका लगन का स्वामी है। तो क्या होगा? ये इंसान खर्चे करने में कम इंटरेस्ट रखेगा, पैसे बचाने में ज्यादा इच्छा रहेगी। खर्चा कम करेगा, पैसे बचाएगा, पैसे को स्टॉप करेगा। मतलब इनको आप ऐसे समझ लो एज लाइक कोषाध्यक्ष। अगर परिवार में पैसे का हिसाब किताब इनके हाथ में दे दिया जाए तो उस परिवार में पैसे की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इनके हाथ से अननेसेसरी खर्चा नहीं होगा। और ये जातक है भी वैसा ही, ये भी एक खास बात है। मतलब प्रिडिक्शन भी आपको दृश्यकारण के हिसाब से इतनी सॉलिड जाती है आपकी कि आप सोच ही नहीं सकते। अब आइए, सूर्य दृश्यकारण में 6 स्थान का मालिक होता है और इसमें आपके दूसरे स्थान का मालिक होता है लगन में। क्या मतलब हुआ? 6 स्थान में मतलब इनको तकलीफ रहेगी नौकरी वगैरह के लिए, या तो चेंज करते रहेंगे या मिलेगी नहीं, या मिली तो छूट जाएगी। तो ये हमेशा नौकरी के लिए कम से कम कुछ समय तक 30-32 साल तक इनको प्रॉब्लम रहेगी। उसका कारण दूसरा भी है, क्योंकि शनि इनका अपने स्थान में बैठा हुआ है, तो वो भी एक कारण है। हम लोग खाली दृश्यकारण को समझने की बात कर रहे हैं। चंद्रमा जब इनका लगन का स्वामी और इनके 5वें स्थान का स्वामी 11वें स्थान में बैठता है, तो ये इंगित करता है कि आपके ज्ञान के द्वारा, आपकी एजुकेशन अच्छी हुई है, आपके ज्ञान के द्वारा आपके इनकम के साधन क्रिएट करवा सकता है, जिसके बारे में मैंने इनको एडवाइस भी किया है, लेकिन ये अभी तक उस चीज में गए नहीं। मैंने इनको बोला है कि आप टीचिंग में, या आप कंपटीशन में, या आप कोई गवर्नमेंट सर्विस में, या जनता से संबंधित कोई कार्य हो, उसमें आप जाने का कोशिश करें, आप सफल होंगे। ट्राई कर रहे हैं। अब जब शनि का समय चालू होगा 30 साल बाद में, तो मेरे हिसाब से 30 साल तक इनको ये काम हो जाएगा। अभी जो योग चल रहा है शनि का, उस योग में
आने वाले समय में साल भर में इनका काम होना चाहिए। तो द्रेष कांड को समझने में शायद आपको समझ में आया होगा कि द्रेष कांड कैसे बनाना है। आपको कोई भी लग्न की कुंडली हो, कुछ नहीं सोचना है। पहला द्रेष कांड जो आपका लगन है वो ही रहेगा। दूसरा द्रेष कांड आपके लगन से 5वां स्थान दूसरा द्रेष कांड का रहेगा। तीसरा द्रेष कांड आपके लगन से 9वां स्थान तीसरा द्रेष कांड रहेगा। 1 से 10 अंश तक अगर लगन है तो पहला ही द्रेष कांड रहेगा। तो द्रेष कांड का लगन आपका ही लगन सेम हो जाएगा। और अगर 20.01 से लेके नहीं 10.01 से लेके 20 अंश तक आपका लगन है तो आपका दूसरा द्रेष कांड आएगा। दूसरा द्रेष कांड मतलब आपकी लगन कुंडली से 5वां स्थान में जो राशि है वो द्रेष कांड की लगन राशि हो जाएगी। फिर 20.01 से लेके 30 अंश तक आपके लगन से भाग्य भाव का द्रेष कांड होगा आपका। अगर उसमें पड़ता है तो भाग्य भाव में जो राशि है वो द्रेष कांड के लगन की राशि हो जाएगी। वैसा ही ग्रहों के विषय में है। कोई भी ग्रह आपकी लगन कुंडली में कहीं भी बैठा है, ये सूर्य अगर यहाँ होता सपोज और 18 अंश पे होता तो यहाँ से 18 अंश पे होने का मतलब मकर में सूर्य है तो मकर के द्रेष कांड में तो नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा? दूसरे द्रेष कांड में जाएगा। तो दूसरा द्रेष कांड मकर से कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 वृष आएगा। तो यहाँ पे ये वृष राशि में जाता अगर ये मकर में होता। अगर ये लगन में होता तो ये वृश्चिक राशि में जाता, यहाँ पे जाता। तो ऐसा है मित्रों, द्रेष कांड के विषय में आपका दिमाग क्लियर हुआ होगा कि द्रेष कांड बहुत हम लोग सोशल मीडिया में यूट्यूब में बहुत सी कुंडलियाँ देखी होगी, बहुत से तरीके देखे होंगे। आपको ये तरीका कैसा लगा और किस तरह से आपको समझ में आया, आप मेरे को भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरा कोशिश यही रहता है कि नॉर्मल और साधारण शब्दों में मैं आपको किस तरह से समझा सकूं कि आपको समझ में भी आए और आपका दिमाग भी क्लियर हो। क्योंकि एक रूटीन जो बना दिया गया है कि एक चक्र बना दिया जाता है आपके सामने, जैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये होरा शास्त्र है और उसका देखिए द्रेष कांड चक्र है। तो इतना बड़ा एक चक्र बना दिया जाता है और उस चक्र के हिसाब से ही हम लोगों को समझाया जाता है। तो फिर वो समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। ये चक्र से भी आप अगर आपके पास अगर होरा शास्त्र है तो इस चक्र के हिसाब से मैं जो तरीका बताया उस तरीके से आप मिला के देख लीजिए, सेम आएगा। मतलब चक्र को जो वैदिक शास्त्र हम लोगों का बताया गया है उसको आप कितना समझते हैं। ज्योतिष वो सब्जेक्ट है, ज्योतिष वो सब्जेक्ट नहीं है कि एक किताब में लिख दिया गया और उस किताब के हिसाब से आपको एज इट इज डिट्टो कॉपी करके आपको काम करना है। वो सब्जेक्ट ज्योतिष कभी नहीं था और आज भी नहीं है। आप ज्योतिष को समझते कैसे हैं, आपके दिमाग में वो क्लियर कितना होता है, वो ज्योतिष। तो अब मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगर आपको समझ में आया है तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए और ज्योतिष से संबंधित या इस पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। 100% आपको आंसर मिलेगा, लेकिन सीखने के पर्पस से। मेरे पास इतना समय नहीं रहता दोस्तों कि मैं किसी की कुंडली का प्रिडिक्शन कर सकूं। हाँ, ये अलग बात है, कभी किसी का कोई आंसर मैंने दे दिया देख के, हो सकता है उस समय मेरे पास समय हो और न मेरा कोई चार्ज है, न सिखाने का न बताने का। लेकिन कुंडली के विषय में मेरे को थोड़ा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरा घर परिवार चलाने के लिए मेरे को सर्विस भी करना पड़ता है। ज्योतिष मेरा कोई पैसा है या मैं कोई प्रोफेशनल ज्योतिष नहीं हूँ। चैनल चलाने का मकसद लॉकडाउन की वजह से यही था, जो मैंने शुरू में भी बताया है कि बहुत कुछ भ्रम की स्थितियाँ जब मैंने सोशल मीडिया में ज्योतिष के विषय में देखी तो मेरा मन हुआ कि जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है या जो मैंने सीखा है, चाहे अभ्यास से, चाहे पठन पाठन से, चाहे ध्यान साधना से,
चाहे गुरुओं के द्वारा, वो मैं आपको बता सकूं। तो जय माता की मित्रों।